नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स शाइन में। और यहाँ हम कर रहे थे 11th क्लास के सेकंड चैप्टर की न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक के, और हमने 5 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो हम 6 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं और आप अपना क्वेश्चन देखिए और पहले इसके बारे में सोचिए। तो क्वेश्चन देखने से आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा। हमने अपने पहले जो वीडियो किए थे उसमें हमने बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, स्क्रू गेज में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि इन तीनों डिवाइसेस हमें जो दी हुई है, पहली डिवाइस हमें दी है वर्नियर, दूसरा दिया स्क्रू गेज और तीसरा दिया प्रकाशिक यंत्र। इन तीनों डिवाइस में से कौन सी डिवाइस बहुत अच्छा आंसर देगी, या फिर हम कह सकते हैं कि शुद्धता से जो हमें आंसर चाहिए वो हमें कौन सी डिवाइस से पता चलेगा। तो सबसे पहले कि वो डिवाइस या वो यंत्र जिसके द्वारा जब हम उसका निकालते हैं चूड़ी अंतराल, और इसके बारे में हम जब कर रहे थे ना, जैसे वर्नियर की बात करते हैं और स्क्रू गेज या प्रकाशिक यंत्र, तो किसी भी यंत्र को उपयोग में लाने से पहले सबसे पहले हम उसका निकालते हैं अल्पतमांक या लीस्ट काउंट। जिस यंत्र का लीस्ट काउंट जितना छोटा होता है ना, उसका जो शुद्धता होती है वो उतनी ही अधिक होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से यंत्र का, मतलब आंसर क्या होना चाहिए कि जिस भी यंत्र का अल्पतमांक कितना हो, न्यूनतम हो, लीस्ट हो, है ना, वह अधिक शुद्धता से मापन करता है। अब हमारे पास क्या है, 3 डिवाइसेस दी हुई है और आपको बताना है कि इस तीनों में से कौन सी शुद्धता से मापन करेगी। तो हम तीनों के क्या निकालेंगे, अल्पतमांक निकालेंगे, मतलब लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले हम वर्नियर का लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं। उस वर्नियर में जो वर्नियर स्केल दिया उसमें कितने नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं, 20 है। अगर किसी वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिविजन 20 है तो उसका लीस्ट काउंट कितना होगा। तो क्या होगा कि मुख्य लीस्ट काउंट एलसी से लिख रही हूँ मैं इसे, लीस्ट काउंट मुख्य पैमाने पर भागों की संख्या है ना, या एक भाग का मान तथा वृत्ताकार पैमानों पर कुल भागों की संख्या। ये हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा वर्नियर के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे वृत्ताकार एक भाग का मान और वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। तो अब अगर हमें इसमें एक भाग का मान कितना है, 1 दिया हुआ है, ठीक है, और वर्नियर पैमाने में कितने भाग हैं, 20, है ना। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितनी आएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.05 मिलीमीटर, और मिलीमीटर में जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट किसका हुआ, वर्नियर का। इसी तरीके से हम इन दोनों के भी लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट निकालिए, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर अब हम निकालेंगे स्क्रू गेज का। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखती हूँ कि इसका लीस्ट काउंट कितना आया, 0.005 सेंटीमीटर। अब हम बात करें स्क्रू गेज, है ना। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, है ना। पिच मतलब चूड़ी अंतराल, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, चूड़ी अंतराल मतलब कि पिच अपॉन वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या। तो वर्नियर वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या दिया, 1 मिलीमीटर अपॉन 100, तो कितनी वैल्यू है, 0.001 मिलीमीटर। और इसको और चेंज करेंगे तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0001 सेंटीमीटर। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि अब हमारा लिस्ट काउंट कितना आया, किसके लिए, स्क्रू गेज के लिए। अब हम बात करेंगे लास्ट हम बात कर रहे हैं प्रकाशिक यंत्र की। और इस प्रकाशिक यंत्र के लिए आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वहां तक का ये मापन करता है। इसका मतलब इसकी मापन की यूनिट कितनी होगी, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक की इसकी यूनिट होगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका मापन कितना, 10⁻⁻5
सेंटीमीटर। इसका मतलब 0.00001 सेंटीमीटर। ओके, अब आप यहाँ देखिए सबसे छोटा मान है ना, यहाँ हमने क्या किया जिसकी अनुपात मान किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा लीस्ट है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाशिक यंत्र है उसके द्वारा जो हमने वैल्यू निकाली वो सबसे ज़्यादा छोटी है। इसका मतलब अगर हमें मापन करना है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, प्रकाशिक यंत्र। तो ये हुआ हमारा सेक्स क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र है वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में उसको बाल की मोटाई नापनी है। ठीक है, उसने जो सूक्ष्मदर्शी लिया है वो आवर्धन, उसका जो मैग्नीफिकेशन है वो 100 टाइम्स है। मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया कि वो कितनी उस चीज़ को कितना बड़ा कर पाता है ना। तो जो उसने सूक्ष्मदर्शी लिया है वो 100 गुना उसको बड़ा कर रहा है। और उसने टोटल 20 ऑब्जर्वेशन लिए। कितने प्रेक्षण लिए हैं, टोटल 20 प्रेक्षण लिए हैं। और 20 प्रेक्षण लेने के बाद उसकी औसत मोटाई जो आती है 20 प्रेक्षणों की वो आती है 3.5 मिलीमीटर। तो वही कह रहा है कि उस बाल की वास्तव में मोटाई कितनी है ना। तो हम कैसे करेंगे इसके, कि जो आवर्धन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका कि जो हमने प्रेक्षित मोटाई आई है वो कितनी आई है, प्रेक्षित चौड़ाई, ऑब्जर्व विड्थ कितनी है और रियल विड्थ कितनी है और वास्तविक चौड़ाई, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें 20 फ्रैक्शन लिए, 20 फ्रैक्शन का औसत मान 3.5 मिलीमीटर आई गया, तो इस 20 फ्रैक्शन का इसमें कोई भी यूज नहीं है। आपको सिर्फ क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है वास्तविक चौड़ाई, निकालने की वास्तविक बाल की मोटाई कितनी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चौड़ाई भी लिख सकते हैं मोटाई भी लिख सकते हैं। तो वास्तविक मोटाई बराबर प्रेक्षित मोटाई अपॉन आवर्धन, मैग्नीफिकेशन कितना है ना। तो प्रेक्षित हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 3.5 मिलीमीटर है ना, और मैग्नीफिकेशन कितना है 100। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.035 मिलीमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे अगली क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन, जिसमें 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है कि एक बच्चा है या फिर आप ही को एक धागा दे दिया और एक स्केल दे दिया। अब आपको कहा कि इस धागे की व्यास आप निकालिए, है ना। तो आप व्यास कैसे ज्ञात करेंगे धागे का स्केल की सहायता से, सोचिए और मुझे बताइए। सोचिए इसके बारे में और मुझे बताइए। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा। आइडिया क्या करना है, हमें कोई भी पेंसिल या स्केल या कुछ लेना है, ठीक है, और उसे धागे को हम उसके ऊपर लपेटते हैं ना किसी चीज़ को। जैसे हमने ये पेन ले लिया तो अब धागे को हम इसके ऊपर लपेटेंगे, और लपेटना ऐसा है कि बिल्कुल पास पास में वो सारी आ जाए। जैसे कोई कॉइल बनी हुई होती है जिसमें कोई चीज़ लपेटी हुई होती है उससे, तो उसमें हम पहले उसको लपेट लेंगे। अब जैसे धागा पूरा इस स्केल पर लपेट दिया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक पेंसिल लेना है, पेन लेना है, कुछ भी स्टिक लेनी है, और उसके ऊपर धागे को इस तरीके से लपेट दिया, ठीक है। अब लपेटने के बाद जैसे यहाँ तक हो गया तो हमने अपना स्केल लिया और इसकी लेंथ नापी। मीटर स्केल है हमारे पास, तो मीटर स्केल से हम क्या नाप सकते हैं, इसकी लेंथ। तो हमने जैसे इसकी लेंथ नापी और इसकी लेंथ L आई है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी हमने गिन लिए कि कितने टर्न्स में हमने उसको लपेटा है। तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इज L, तो ये L तो हुई लंबाई, और फेरों की संख्या, जितने फेरे हमने उसमें लगाए ना, तो फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इज N। तो जो एक टर्न है ना, हमें धागे की मोटाई निकालनी है, तो जो एक टर्न है उसकी मोटाई कैसे ज्ञात कर लेंगे, L लंबाई में N टर्न्स है ना, तो सिंगल लंबाई में कितने टर्न होगा, है ना, एक की लेंथ पता चल जाएगी। तो धागे की मोटाई कैसे निकालेंगे कि धागे की मोटाई हमारी हो जाएगी L अपॉन N, कि जब हमने उसे इतनी बार लपेटा है तो उसकी अपेक्षित मोटाई कितनी आ जाएगी, L लंबाई में पूरा धागा आ रहा है और उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, N टर्न्स में कितना हुआ, तो उसका उसमें भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जो L बाय N है वो हमारे पास वैल्यू दे देगी उस धागे की प्रेक्षित मोटाई, ठीक है। 8th क्वेश्चन का हम बी पार्ट करते हैं, जिसमें ये दिया हुआ है आपको एक स्क्रू गेज दिया हुआ है, और स्क्रू गेज पे हमें क्या दिए हुए हैं कि उसका चूड़ी अंतराल जो है वो है 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 200 है। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीज करने से क्या उस जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हमने दिया जैसे स्क्रू गेज दिया है, तो नंबर ऑफ डिविजन इंक्रीज करने से क्या वो
और प्रीशियसली अपना आंसर करता है, या फिर जो उसका जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा शुद्धता से होता है क्या? तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रू गेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास स्क्रू गेज के लिए अल्बर्ट मार्क का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट। अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि लीस्ट काउंट जितना छोटा होता है वो उतनी ही, वो जो यंत्र है वो उतनी ही शुद्धता से मापन करता है। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या थी कि पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, है ना, चूड़ी अंतराल बटे हुए वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या। तो अब अगर मैं लिखूंगी 1/200, है ना, और ये मिलीमीटर में है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी वैसे ही ज़्यादा होगी। कितनी होगी? 0.005, ठीक है, 0.5, 1 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये मिलीमीटर में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा शुद्धता से मापन करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरली जो हम स्क्रू गेजेस वगैरह यूज़ करते हैं उनमें नंबर ऑफ डिविजन्स की संख्या 100 होती है और इजीली हम उससे मेजर कर लेते हैं। अब हमारा स्क्रू गेज होता है बिल्कुल छोटा सा, इतना सा इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा ये वृत्ताकार पैमाने वाला भाग होता है वो सिर्फ इतना सा होता है। इस इतने से वृत्ताकार पैमाने पर अगर 100 की बजाय 200 डिविजन्स बनाए जाए, है ना, यहाँ पे जो लाइंस बनी हुई होती है बहुत पास पास बनी हुई होती है, तो अगर मैं 100 की जगह 200 बनाऊँ तो क्या, अगर मैं जब प्रैक्टिकली अगर देखें, अगर हम इस थ्योरेटिकली अगर इसको देखें तो हमें ठीक लगेगा कि हाँ लीस्ट काउंट कम हो गया, इसका मतलब ये क्या ज़्यादा शुद्धता से मापन करेगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अगर हम उसे ना छोटे छोटे पैमाने को जब हम नोटिस करेंगे तो क्या हम उसे शुद्धता से ना नोटिस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिवीजन हो गए और बहुत सारे डिवीजन बिल्कुल पास पास में, तो आप दो डिवीजन के बीच में डिफरेंस ही पता नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे जाए, टेक्निकली पे जाए, तो जो बनाने वाला है इसको, जो मशीनरी जो इसको बनाएगी, वो क्या इतनी पिच को मेंटेन करना उसके लिए पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाने से क्या होगा, बहुत ही छोटे स्पेस में हमें 200 लाइंस खींचनी है। आपको एक इतना सा कागज़ दे दिया, सिर्फ इतना सा कागज़, अब आपको कहें कि इतने से कागज़ पे आप 100 लाइंस खींचिए और 200 लाइंस खींचिए, तो आप सोचिए कितनी लाइंस आप आसानी से खींच सकते हैं? 100, और ढंग से खींच सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 500 खींचो तो वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ डिविजन्स देखा जाए तो बढ़ाने से प्रिसीजन तो बढ़ता है, लेकिन उसको टेक्निकली और प्रैक्टिकली करने में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स को 100 तक ही कंट्रोल रखते हैं, है ना, 100 तक ही बनाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर का, कि हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसमें हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसी भी प्रैक्टिकल के लिए हमें बहुत, अब हम बात कर रहे हैं वर्नियर की, है ना, किसी भी प्रैक्टिकल में जब हम किसी भी प्रैक्टिकल को जब हम करते हैं तो हम बार बार ऑब्जर्वेशन इसलिए लेते हैं ताकि जो हमने एक ऑब्जर्वेशन से त्रुटि रह गई वो दूसरे में, तीसरे में, अलग अलग ऑब्जर्वेशन जब हम ले तो हमारे द्वारा जो एरर हुई वो कम से कम हो, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो अगर किसी प्रैक्टिकल के लिए, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्रैक्टिकल किया और इसके लिए हम 100 ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या 500 ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो क्या ज़्यादा सही रहेगा? तो ज़्यादा ये सही रहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं जितनी बार हम किसी चीज़ को करते हैं। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस भी करते हैं या कोई चीज़ बनाना सीखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जितनी बार हम करते हैं तो उतनी बार हम क्या होते जाते हैं, प्रवीण होते जाते हैं और ज़्यादा एक्यूरेसी आती जाती है। और फिर क्या होता है, जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उन सभी ऑब्जर्वेशन का हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो उससे जो प्राप्त हमें मान होगा, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, किसी में नेगेटिव एरर आ रही है, तो अगर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव एरर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस तरीके से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से हमें ये फायदा होगा कि हमारा फाइनल जो आंसर मिलेगा वो हमें एक्यूरेट मिलेगा। तो यही हमारे 8th क्वेश्चन का सी पार्ट का आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, उसमें है कि हम एक स्लाइड पे, जो स्लाइड है 35 मिलीमीटर की स्लाइड है, उसके अगर किसी मकान का, किसी का नक्शा है और उसे हमने स्क्रीन पे जब देखा है तो वो कितना एरिया घेरता है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब अब किसी छोटी चीज़ को जब बड़ा देखना होता है, स्लाइड को जब देखते हैं तो प्रोजेक्टर पे लगाया था, उस प्रोजेक्टर की स्क्रीन बहुत बड़ी है और स्क्रीन क्या करेगा, उसको बड़ा करेगा, और बड़ा करेगा तो जो 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका एरिया आप कितना हो गया, 1.55 मीटर स्क्वायर। तो इस आवर्धन की वैल्यू कितनी है वो निकालनी है। तो हमें निकालना है इसमें रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। आवर्धन का मतलब है कि कोई छोटी चीज़ है उसको कितना बड़ा कर दिया गया है, जैसे माइक्रोस्कोप छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देता है। जैसे हम छोटी सी इसकी स्लाइड पे देख रहे हैं, है ना, और स्लाइड को अब क्या कर दिया, किसी पर्दे पर लगा दिया, पर्दे पे लगा दिया मतलब प्रोजेक्टर के थ्रू उसे पर्दे पर देखा। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस पर्दे ने उसको कितना बड़ा किया,
है ना, और बड़ा किया उसके साथ साथ देखो यहाँ एरिया दिया हुआ है और हमें रेखीय आवर्धन निकालना है, तो यहाँ भी थोड़ा सा चेंजेस है। अभी अभी आवर्धन का हमने क्वेश्चन किया था, तो वो आपने देखा ही होगा, उसमें क्या फॉर्मूला था आवर्धन का कि मैग्निफिकेशन, है ना, और कौन सा मैग्निफिकेशन, एरिया, है ना, क्षेत्रफलीय, यहाँ रेखीय निकालना है, पर अभी हमने एक क्षेत्रफल को बड़ा किया है, इसलिए हम कौन सा आवर्धन निकालेंगे, क्षेत्रफल का। तो एरियल मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो अब हो जाएगी कि हमारे इमेज का एरिया कितना है ना, एरिया ऑफ इमेज, स्क्रीन पर जब हमने इसे देखा तो उसका एरिया कितना है और एरिया ऑब्जेक्ट का कितना था, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखो देखा हमने जब स्क्रीन पे तो कितना हो गया 1.55, तो हम यहाँ लिखेंगे 1.55 इंटू, देखो ये मीटर स्क्वायर में है और ये कितने में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे हुआ ये हमने कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो 1.55 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8857। अब ये जो एम्प्लीफिकेशन है वो किसका है, एरिया का है, और अगर एरिया में क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, या लंबाई इंटू लंबाई मान लेते हैं, एक जैसा साइज मान लेते हैं। तो अगर हमें सिंगल के लिए निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये किसके लिए है, सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए है ना, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, डबल होती है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और अगर केवल एक रेखा की निकालेंगे तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल से क्या निकालना है, रेखीय आवर्धन निकालना है, तो 8857 का क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8857 और हो जाएगा 94। या हम कह सकते हैं 94% उसने उस चीज़ को बड़ा कर दिया है और उतनी बड़ी हमें चीज़ देखने को मिली है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है हमारा सार्थक अंक पे, जिसमें हमें ये बताना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसमें कितने सार्थक अंक हैं। सार्थक अंकों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको यहाँ उसका रिवीजन करना है तो आप पहले जाके देख सकते हैं, अदरवाइज इसी से नियमों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास 0.007 मीटर स्क्वायर। अब बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंकों के नियम से हमने देखा था कि जब पॉइंट जब लगा होता है, दशमलव जो होता है ना, तो जैसे ये संख्या 7, तो इसके जो पहले जो 0 आ रहे हैं वो सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे। तो इस वाले में कितने सार्थक अंक है, तो इसमें केवल एक ही सार्थक अंक है, वो है 7। तो इसका उत्तर हो गया हमारा। इसमें आप देखिए 2.64 इंटू 10⁻24 है ना, इसमें आगे वाले सार्थक अंकों को नहीं गिनते हैं, और जब हम किस संख्या की बात करते हैं तो पीछे वाले सार्थक अंकों को भी हमें, जैसे 10⁻24 है ना, तो ये भी हमारे सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो कितने सार्थक अंक हुए, ओनली 3। यहाँ देखिए, यहाँ के हमारे पास क्या है 2370 है ना, पॉइंट के बाद, जैसे पॉइंट में पहले जो 0 आएगा ये 20 इनको नहीं काउंट करना है, लेकिन पॉइंट के बाद जो एक 0 आएगा उसको हमें काउंट करना है। तो यहाँ कितने सार्थक होंगे टोटल। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट पे, यहाँ देखिए, यहाँ सिमिलरली वैसा की वैसा ही है, पॉइंट के बाद एक, इसको तो गिनेंगे 1 2 3 और 0 को भी गिनेंगे, तो टोटल सार्थक अंक कितने हो गए 4। इसमें भी देखिए जब संख्याओं के बीच में 0 आता है तो वो भी सार्थक होता है, इसलिए यहाँ फिर से 4 सार्थक अंक है। और यहाँ देखिए 0.000 मतलब 6 के पहले जो 0 आए उन्हें हमें काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट नंबर में। हमारे कितने सिग्निफिकेंट नंबर में, केवल 4। ये 4 इसमें है, ये 4 इसमें है, ये 4 है, यहाँ भी हमारे पास 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जिसमें हमें एक शीट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई सॉरी, तीनों दी हुई है। लंबाई दी हुई है 4.234, चौड़ाई दी हुई है 1.005 और मोटाई दी हुई है 2.01 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है, का क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालना है और सार्थक अंकों तक निकालना है। सार्थक अंकों के लिए ये नियम होता है, जब हम गुणा भाग करते हैं तो ये देखा जाता है कि इन तीनों संख्या में सबसे कम सार्थक अंक किस संख्या में है। देखो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं कि इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 4,
यहाँ कितने सार्थक अंक है, अगेन 4, और यहाँ कितने सार्थक अंक है, केवल 3। तो जो भी हमारा आंसर आएगा, है ना, जोड़ भाग की गुणा भाग तो आपको बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है, लेकिन जो भी हमारा आंसर आएगा उसे कितने सिग्निफिकेंट अंकों तक रखना है, तो यहाँ सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है 3, तो हमें 3 नंबर से रखना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 इंटू एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस बी इंटू डी, चौड़ाई इंटू मोटाई, प्लस टी इंटू एल, और इसमें हम सभी के मान रखेंगे और इसे हल करेंगे। तो मान रख के हल तो आप कर ही लेंगे, मुझे अच्छे से पता है, फिर भी बता देते, 2 इंटू एल इंटू बी, इन दोनों को गुणा करेंगे, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है, और इन सबको जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 8 ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 8.720948। यहाँ पर कितने सार्थक अंक दिए, हमने 3 सार्थक अंक दिए, तो यहाँ देखिए 3 सार्थक अंकों तक ही लेना है। देखो पॉइंट के पहले ये तो सार्थक अंक है ही, 1 2 3, यहाँ ये वाले अंक हमें लेने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8.72। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हमें इसमें निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई, एल बी टी लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मोटाई दी हुई ना, थिकनेस, इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई। और आप जब इन तीनों को गुणा करके 4.234 मल्टीप्लाइड बाय 005 मल्टीप्लाइड बाय 2.01 इंटू पावर, ठीक है, तो जब आप इसको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए बताइए मुझे। इसका आएगा 8.55289 इंटू 10⁻⁻²। अच्छा ये बताइए मैंने 10⁻⁻² क्यों लिया है, देखो यहाँ सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब जब आपको कितने सार्थक अंकों तक चलना है, केवल 3 सार्थक अंकों तक चलना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये 8.55, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। सॉरी, इसमें एक सेकेंड, पहले हम इस पॉइंट को और ले लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 0.85, क्योंकि 10⁻² है ना, तो इसे हमें लेना पड़ेगा, और 5 अब ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो अब इसमें कितने सार्थक होंगे, देखो 0 को नहीं गिनेंगे, पता है आप लोगों को, पहले वाले को नहीं, तो 855 3 सार्थक होंगे, 0.855 मीटर क्यूब, ये हमारा हो गया इसका सार्थक। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो को यही विराम देते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगले आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक आगे क्वेश्चंस को आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो ऑलरेडी इसी से रिलेटेड है कि सार्थक अंक कितने सार्थक अंकों तक उनको करना है, और यहाँ तक के क्वेश्चंस का आप रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।